Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kyathal. Today is 28 January 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, neural tube defects can be prevented by. न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर होने वाला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? ऑप्शन ए, सप्लीमेंटेशन विथ हाइडेंटोइन. ऑप्शन बी, सप्लीमेंटेशन विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ऑप्शन सी, मैटरनल फॉलेट सप्लीमेंटेशन. ऑप्शन डी, प्रोफाइलैक्सिस विथ वॉल्प्रोइक एसिड. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. याद रखिएगा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन फॉलेट या विटामिन B9 या फिर जिसे आप फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका सेवन ना करें या इसकी कमी हो तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Research has demonstrated that supplemental folic acid in the mother can reduces the incidence of neural tube defects in fetus. Typically, when should this supplement folic acid be administered? आपको बताना है कि प्रेगनेंसी में किस समय फॉलिक एसिड देना सबसे उचित होता है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. आपके ऑप्शंस हैं: डेली, बिगनिंग 1 मंथ प्रियर, रोज़ देते हैं और 1 महीने पहले से शुरू करते हैं. ऑप्शन बी, स्टार्ट एट कंसेप्शन, कंसेप्शन होते ही स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन सी, एट 3 मंथ्स ऑनवर्ड, 3 महीने के बाद. ऑप्शन डी, एट एनी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में किसी भी समय. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. याद रखिएगा, जब भी कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करता है, प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले, कंसेप्शन करने से 1 महीने, मिनिमम 1 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू कर दी जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Disease like chromosomal abnormalities, hemophilia and thalassemia are of. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होने वाले हीमोफीलिया और थैलेसीमिया डिजीज़ के ओरिजिन के बारे में आपको बताना है. ऑप्शन ए, दे हैव इन्फेक्शियस ओरिजिन. ऑप्शन बी, हेरिडिटरी ओरिजिन. ऑप्शन सी, डेवलपमेंटल ओरिजिन. ऑप्शन डी, साइकोलॉजिकल ओरिजिन. हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, इनका ओरिजिन या इनकी शुरुआत कैसे होती है, ये आपको बताना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज हेरिडिटरी ओरिजिन. याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स यानी जीन से रिलेटेड, गुणसूत्रों से रिलेटेड, और इन डिजीजेस की शुरुआत हेरिडिटरी ओरिजिन यानी अनुवांशिक के रूप में होती है. ऑप्शन बी करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 4. A nurse stands to protect the needs and wishes of patient. What role does she exhibits? हम एज अ नर्स हमारे क्लाइंट की सभी इच्छाएं और उनकी आवश्यकताओं को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी करते हैं. ऐसा करके हम कौन सा रोल प्ले करते हैं? केयर गिवर, काउंसलर, क्लाइंट एडवोकेट या फिर नर्स मैनेजर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए,
हम यहाँ पर एज अ एडवोकेट काम करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स इन नर्सिंग थ्योरी आर। नर्सिंग थ्योरी में कौन से 4 मुख्य कॉन्सेप्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए नर्सिंग, फिजिशियन, एनवायरमेंट, पेशेंट। ऑप्शन बी नर्सिंग, पर्सन, एनवायरमेंट, क्योर। ऑप्शन सी नर्सिंग, पर्सन, एनवायरमेंट, हेल्थ। ऑप्शन डी प्रिवेंशन, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन। नर्सिंग थ्योरी के 4 कंपोनेंट्स बताने हैं आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नर्सिंग थ्योरी के अंतर्गत नर्सिंग, पर्सन, एनवायरमेंट और हेल्थ। नर्सिंग, पर्सन, एनवायरमेंट और हेल्थ, इन्हें इंक्लूड किया जाता है। और इसे आप याद रखने के लिए इस टर्म का यूज कर सकते हैं, पैन है। P फॉर पर्सन, E फॉर एनवायरमेंट, N फॉर नर्सिंग, H फॉर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 6, इन chronic renal failure all the following noticed except। आपको बताना है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर होने पर कौन सी फाइंडिंग नहीं पाई जाती। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। अगर लास्ट में ये वर्ड आपसे मिस हुआ तो आपका आंसर 100% गलत हो सकता है। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन फर्स्ट टाइम, रीड इट ट्वाइस। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं आपके एनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैलीमिया। क्रॉनिक रीनल फेलियर में कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर हमें हाइपोकैलीमिया नहीं देखने को मिलेगा, यानी पोटेशियम का लेवल कम नहीं मिलेगा। क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट में इरिथ्रोपोइटिन सब्सटेंस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और पर्सन में एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा बॉडी द्वारा मेटाबॉलिक वेस्ट को पूरी तरह से एक्सक्रीट आउट न कर पाने के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप होती है। वहीं पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी भी देखी जाती है। Question number 7, the most significant complication in clients undergoing chronic peritoneal dialysis is। किसी क्लाइंट में आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं, इस प्रोसीजर के बाद कौन सा कॉम्प्लिकेशन मुख्य रूप से हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोटेंशन, डिस्पनिया या फिर पेरिटोनाइटिस। The right answer is option D, it is peritonitis। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन पेरिटोनाइटिस के नाम से जानी जाती है। आइए इसके बारे में और जान लें, इम्पॉर्टेंट है। पेरिटोनियल डायलिसिस इज अ टाइप ऑफ डायलिसिस इन विच लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी यूज एज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसीजर में हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियल लेयर होता है, इसे हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी फिल्टरिंग यूनिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड 1 to 2 liter in one exchange introduced into the peritoneal cavity left to dwell there for specific time and passively drain out। हम इस पेशेंट के एब्डोमेन में आर्टिफिशियल रूप से बनाई ओपनिंग में 1 से 2 लीटर फ्लूइड डालते हैं, जिसे आप डायलाइजिंग फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये फ्लूइड
हमारी पेरिटोनियल कैविटी में जाता है और वहाँ से धीरे धीरे ड्रेन आउट होता है। इस फ्लूइड के साथ में हमारे बॉडी का काफ़ी हद तक मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो भी ड्रेन आउट हो जाता है। याद रखिएगा, जो डायलिसिस प्रोसीजर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस प्रोसीजर और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस को आप हॉस्पिटल में ही करवा सकते हैं, एच फॉर हीमोडायलिसिस, एच फॉर हॉस्पिटल, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है क्लाइंट घर पर भी खुद से परफॉर्म कर सकता है। Peritonitis is a most common significant complication in clients undergo chronic peritoneal dialysis, so strict aseptic technique is maintained throughout the procedure। याद रखिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस में हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ छेड़खानी करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर में यदि आपने असेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कहीं भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस लेयर तक पहुंचा, तो यहाँ पर इन्फेक्शन और उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और इसी वजह से याद रखिएगा, पेरिटोनाइटिस इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यू विल फाउंड इन क्लाइंट्स who are chronically doing peritoneal dialysis। सो ऑलवेज रिमेंबर, इस पूरे प्रोसीजर में आपको स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करना है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। The patient should observe for the signs of other complications like abdominal pain, respiratory difficulty, low blood pressure। इस प्रोसीजर के बाद क्लाइंट में कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी हो सकती है या बीपी कम हो सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, सैफ्रॉन कलर्ड म्यूकोनियम इज सीन इन। अगर किसी वुमेन में म्यूकोनियम जो है या एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका कलर सैफ्रॉन हो जाए तो ये कंडीशन क्या बताती है, या यूं कहें ये किस कंडीशन में होता है? पोस्ट मैच्योरिटी, टीबी सिरा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या नॉर्मल इन अपीयरेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सैफ्रॉन कलर का मतलब सैफ्रॉन कलर्ड म्यूकोनियम होने का मतलब है पोस्ट मैच्योरिटी। म्यूकोनियम का मतलब है कि न्यूबॉर्न बेबी द्वारा पास किया हुआ फर्स्ट स्टूल, न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा पास किया गया फर्स्ट स्टूल म्यूकोनियम के नाम से जाना जाता है। जनरली इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन अगर ये सैफ्रॉन कलर का होता है, यानी सौंफ के कलर का, कुछ हरा पीला कलर का होता है, तो ये कंडीशन पोस्ट मैच्योरिटी को बताती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स से हम बच्चे में हो रही एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अलग अलग एग्जाम्स में ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए इन्हें क्विकली रिवाइज कर लें। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सैफ्रॉन है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? जब बच्चा मदर के वुम्ब में होता है तो इस बच्चे के चारों तरफ दो प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स पाई जाती हैं और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे आप एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इस फ्लूइड का काम होता है कि बेबी को एक नॉर्मल टेम्परेचर का एनवायरनमेंट देना और बाहर से आने वाला किसी भी प्रकार के प्रेशर से बच्चे को बचाना। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सैफ्रॉन हो जाए तो आप समझिएगा कि बच्चा पोस्ट मैच्योर है, और अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर का हो जाए तो आप समझेंगे कि बच्चे में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। अगर बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है तो इस समय एमनियोटिक फ्लूइड टोबैको कलर का होगा। फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में ग्रीन कलर का होगा। जनरली ये बच्चे द्वारा म्यूकोनियम पास कर देने के कारण होता है। और अगर नॉर्मल कलर की बात की जाए तो ये एक कलरलेस होता है, क्लियर कलर्ड होता है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, in post-term pregnancy, there is increased risk of all except। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या फाइंडिंग या रिस्क नहीं हो सकता? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी 37 वीक्स के बाद भी आगे चल रही है, अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी जो है 42 वीक्स के बाद भी कंटिन्यू है तो इसे आप पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे। अगर बच्चे का जन्म 37 से 42 वीक्स के बीच होता है तो ये टर्म बर्थ या टर्म प्रेगनेंसी मानी जाती है। अब आपको बताना है कि इस पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में किसका खतरा नहीं बढ़ता। ऑप्शन ए पोस्टपार्टम हैमरेज, ऑप्शन बी म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, ऑप्शन सी इंट्राक्रेनियल हैमरेज, ऑप्शन डी प्लेसेंटा insufficiency लीडिंग टू fetal hypoxia। The right answer is option A, it is postpartum hemorrhage। पोस्टपार्टम हैमरेज का मतलब होता है डिलीवरी के बाद वुमेन की वेजाइना से 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस यदि हो तो इसे आप पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं। और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में इसके होने का खतरा नहीं बढ़ता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इसके अलावा म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि बच्चा जो है मदर के वुम्ब में ही अपना फर्स्ट स्टूल म्यूकोनियम पास कर दे और फिर इस म्यूकोनियम को एस्पायरेट कर जाए, या फिर इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी हो सकती है जिससे बच्चे के शरीर में टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। होपफुली दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग नॉट यूज्ड इन H. pylori is हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर किसी क्लाइंट को पेप्टिक अल्सर्स हैं और उसका कॉज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी ओमेप्राजोल, ऑप्शन सी मोसाप्राइड, ऑप्शन डी एमोक्सिसिलिन। The right answer is option C, it is मोसाप्राइड। याद रखिएगा एमोक्सिसिलिन, ओमेप्राजोल और मेट्रोनिडाजोल ऑल कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ H. pylori इन्फेक्शन बट मोसाप्राइड इज नॉट। आइए मोसाप्राइड के बारे में जान लेते हैं। मोसाप्राइड सिट्रेट ड्रग यूज्ड इन फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, फंक्शनल डिस्पेप्सिया। अगर किसी पर्सन में जीआईटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो वहाँ पर मोसाप्राइड सिट्रेट ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज यानी GERD और डिस्पेप्सिया कंडीशन के ट्रीटमेंट में स्पेशली। डिस्पेप्सिया का मतलब है इनडाइजेशन, खाने का प्रॉपर डाइजेशन ना हो पाना। क्वेश्चन नंबर 11, a client is admitted to the labor and delivery unit complaining of vaginal bleeding with very little discomfort. The nurse first action should be। एक पेशेंट जो कि लेबर एंड डिलीवरी यूनिट में एडमिट हुआ है और उसे वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन इस पेशेंट को बिल्कुल भी पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए असेस द फीटल हार्ट टोन। हम फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट टोन को असेस करेंगे। ऑप्शन बी चेक फॉर सर्वाइकल डायलेशन।
हम सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है इसे चेक करेंगे। ऑप्शन सी, चेक फॉर फर्मनेस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस सॉफ्ट है या हार्ड, इस चीज को टेस्ट करेंगे। ऑब्टेन अ डिटेल्ड हिस्ट्री, हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। आपको यहां पर गौर कीजिएगा, फर्स्ट एक्शन सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस पूरे क्वेश्चन को अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन कीजिए। आप किसी लेबर एंड डिलीवरी यूनिट में एज अ नर्स ड्यूटी पर हैं और एक पेशेंट आता है जिसे वेजाइनल ब्लीडिंग है लेकिन बिल्कुल भी पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला एक्शन आपका होगा कि हम इस क्लाइंट के बच्चे यानी फीटस की हार्ट रेट या हार्ट टोन्स को असेस करेंगे और बच्चे की हार्ट रेट का असेसमेंट हमें ये बताएगा कि बच्चा ठीक है या नहीं, बच्चा जीवित है या नहीं, या बच्चे में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। और यही हमारी प्रायोरिटी रहेगी बिकॉज हमें बच्चे की लाइफ को सेव भी करना है। आइए इसके बारे में और जान लें। The symptoms of painless vaginal bleeding are consistent with placenta previa, so assessing the fetal heart tone is indicated. याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है कि अगर किसी वुमेन में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और उसमें बिल्कुल भी पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन को बताता है। तो आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में देखी जाती है। सर्वाइकल चेक फॉर डायलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज दिस कैन इंक्रीज ब्लीडिंग। अगर आपने इस पेशेंट के अंदर सर्वाइकल चेक किया, सर्विक्स का चेक किया, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो यहाँ पर ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस वजह से हमने इस ऑप्शन को गलत माना। याद रखिएगा, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में जो सर्वाइकल ओवेस होता है, सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है, उसी के ऊपर प्लेसेंटा जाकर इम्प्लांट हो जाता है। ये कंडीशन अगर फुली सर्विक्स एरिया को ब्लॉक कर रही है तो ये कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, और अगर कुछ हिस्सा सर्विक्स का ब्लॉक है तो इसे पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, checking for firmness of the uterus can be done but first action should be check the fetal tones. हम यहाँ पर यूट्रस फर्म है या नहीं, सख्त है या नहीं, टाइट है या नहीं, इस चीज को चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी एक्शन आपसे पूछा जा रहा था और प्रायोरिटी एक्शन के रूप में हम बच्चा कैसा है इस चीज को असेस करेंगे और इसके लिए हमें उसकी हार्ट रेट या हार्ट टोन का असेसमेंट करना सबसे जरूरी होगा। अ डिटेल्ड हिस्ट्री कैन बी डन लेटर। हाँ, हम इस वुमेन की डिटेल हिस्ट्री ले सकते हैं लेकिन ये प्रायोरिटी एक्शन नहीं होगा, सबसे पहले किया जाने वाला एक्शन नहीं होगा। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12, द क्लाइंट इज एडमिटेड इन इमरजेंसी रूम with multiple injuries sustained from auto accident. His doctor prescribed him histamine blocker. The reason for this order is, एक पर्सन जो कि इमरजेंसी में आता है और उसे ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है, यानी वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार है। अब इस एक्सीडेंटल केस को डॉक्टर द्वारा हिस्टामीन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करे। तो इसको देने का यहाँ पर क्या मेन पर्पस है? ऑप्शन ए, टू ट्रीट जनरल डिस्कम्फर्ट, ये पेशेंट के जनरल डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। टू करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करने में इस्तेमाल ली जाती है। टू प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर, ये अल्सर्स डेवलप ना हो इसलिए दी जाती है, या फिर नोजिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। हिस्टामीन ब्लॉकर मेडिसिन क्यों दी जाती हैं?
ये आपको बताना है, और पेशेंट जो है एक्सीडेंटल इंजरी का है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर पेशेंट में स्ट्रेस के कारण अल्सर्स ना डेवलप हो, इसलिए इसे दिया जाता है। आइए और जान लें इसके बारे में। Histamine blockers are frequently ordered for the client who are hospitalized for prolonged period and who are in stressful situation. ऐसे पेशेंट जो कि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहेंगे, जिनका इलाज लंबे समय तक चलेगा और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, उन्हें हम अक्सर हिस्टामिन ब्लॉकर्स देते हैं। हिस्टामिन ब्लॉकर्स क्या करती हैं? हमारे स्टमक एसिड को का सिक्रीशन कम कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के स्टमक और इंटेस्टाइन एरिया में अल्सर डेवलप होने की संभावना कम हो जाती है। सो हियर द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड हिस्टामिन ब्लॉकर्स। दे आर नॉट यूज्ड टू ट्रीट डिस्कम्फर्ट, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड ट्रीट नॉजिया। बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13। The client with recent liver transplant asked the nurse how long he will have to take cyclosporin, which response is correct? एक पेशेंट जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है, अब इस पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन या सैंडीम्यून नाम की टैबलेट दी जा रही है, ड्रग दी जा रही है। ये पेशेंट आपसे पूछता है कि मुझे और कितने दिन ये मेडिसिन लेनी होगी। तो इस सिचुएशन में आपके द्वारा क्या रिस्पॉन्स दिया जाएगा? 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या पूरी जिंदगी के लिए, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्लाइंट को अब ये साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन पूरी जिंदगी लेनी होगी, पूरी लाइफ लेनी होगी। आइए इसके बारे में जान लें। Cyclosporin is an immunosuppressant and the client with a liver transplant will be on immunosuppressant for the rest of his life. Cyclosporin जो ड्रग है, ये एक इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन है। इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को दबा कर रखती हैं, तेज नहीं होने देती, ज़्यादा काम करने नहीं देती। क्योंकि लीवर जो है किसी और पर्सन के द्वारा लिया गया ऑर्गन इस पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट किया गया है, और अगर कहीं ये इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हुआ तो इस लीवर को ये फॉरेन सब्सटेंस मानकर इस पर ही अटैक कर देगा, जिससे लीवर डैमेज हो जाएगा और पेशेंट प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, इस लीवर को बचाने के लिए, इम्प्लांटेड रहने देने के लिए पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन या इम्यूनोसप्रेसेंट कोई भी मेडिसिन पूरे जिंदगी लेते रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14। शॉर्टली आफ्टर द client was admitted to postpartum unit, the nurse notes heavy lochia rubra with large clots. The nurse should anticipate the order for. डिलीवरी के बाद एक वुमेन पोस्टपार्टम यूनिट में एडमिट हुई है और इस वुमेन में बहुत ही ज़्यादा लोकिया रुब्रा विथ लार्ज क्लॉट्स निकल रहा है। इस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं मेथार्जिन, स्टेडॉल, मैग्नीशियम सल्फेट, फेनार्गन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर हम मेथार्जिन मेडिसिन दे सकते हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। मेथार्जिन is a drug that causes uterine contractions. It is used for postpartum bleeding that is not controlled by pitocin. देखिए, अगर किसी वुमेन में डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो आप सबसे पहले उसे पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन ड्रग देंगे। अगर ऑक्सीटोसिन से भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है
तो फिर वहाँ पर मेथार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। मेथार्जिन मेडिसिन क्या करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देती है और इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण जो यूट्रस की ब्लड वेसल्स हैं उन पे लगातार कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से यहाँ पर क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग जो है रुक जाती है। दिस इज द मेथड। इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया स्टेडॉल जो है ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ये पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 जो दवा है ये प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन या प्री एक्लेम्शिया से सफरिंग वुमेन को दी जाती है ताकि इसमें सीजर्स ना आए और ये एक्लेम्प्टिक कंडीशन में ना चली जाए। फेनार्गन जो है एक एंटी एमेटिक मेडिसिन है यानी कि ये वॉमिटिंग को रोकने में काम आती है। फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद पूरे परपेरियम पीरियड के अंदर 3 प्रकार के लोकियास पाए जाते हैं जिसमें लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा हैं। लोकिया शब्द का मतलब है कि डिलीवरी के बाद वेजाइना से होने वाली ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। The client is scheduled to have an intravenous cholangiogram before the procedure. The nurse should assess the patient for। एक पेशेंट जिसे इंट्रावीनस कोलेंजियोग्राम होना है, इस प्रोसीजर से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं या क्या असेस करते हैं? ऑप्शन ए सेल्फिश एलर्जीज, ऑप्शन बी रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर डिजीजेस, ऑप्शन डी एग एलर्जीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर हम शेलफिश एलर्जी को असेस करते हैं। क्लाइंट्स हैव एनी प्रोसीजर विथ डाई और कॉन्ट्रास्ट, ऑलवेज असेस्ड एलर्जीज टू आयोडीन एंड शेलफिश। ऐसे सभी पेशेंट्स जिनमें डाई या कॉन्ट्रास्ट से संबंधित कोई टेस्ट होना है, यानी ऐसा कोई टेस्ट होना है जिसमें उनकी बॉडी में डाई या कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्टर किया जाने वाला है, उन पेशेंट में पहले ये चेक किया जाता है कि इन्हें आयोडीन या शेलफिश से एलर्जी तो नहीं। सो यहां पर ऑप्शन ए को सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। द फिनोमिना ऑफ मिट्टल स्टिमर्स इंडिकेट। आपको बताना है कि मिट्टल स्टिमर्स जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, इसके द्वारा किस चीज का पता चलता है? ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन। मिट्टल स्टिमर फिनोमिना। The right answer is option B. मिट्टल स्टिमर्स फिनोमिना ओव्यूलेशन को डिनोट करता है। आइए जान लें एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। मिट्टल स्टिमर्स इज वन साइडेड लोअर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विथ ओव्यूलेशन। जब वुमेन को ओव्यूलेशन होता है उस समय वुमेन में लोअर एब्डोमिनल एरिया में एक तरफ पेन का फील होना मिट्टल स्टिमर्स फिनोमिना कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि अगर वुमेन में 28 डेज का साइकिल है तो उसमें 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17। बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट्स इज रेगुलेटेड मेनली विया। किसी नियोनेट में बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है? स्वेटिंग के द्वारा, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज के द्वारा, वार्म सीकिंग बिहेवियर के द्वारा या फिर शिवरिंग के द्वारा।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज के द्वारा। याद रखिएगा, अगर हम अडल्ट या किसी ज़्यादा उम्र के पर्सन की बात करते हैं, चिल्ड्रन, अडल्ट, एडोलेसेंट, ओल्ड एज पर्सन की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में जब भी हमें ठंड लगती है तो हमें कपकपाहट होती है, शिवरिंग होती है, हम कांपने लगते हैं। इस कांपने के पीछे रीज़न ये है कि बॉडी के द्वारा इस वाइब्रेशन या शिवरिंग के द्वारा हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन किया जाता है। हमें जब भी ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं और इस कपकपाहट के साथ ही हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है, जो कि नियोनेट्स के अंदर ये फिनोमिना नहीं पाया जाता। तो नियोनेट्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए उनके शरीर में ब्राउन एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि बच्चे को जब भी ठंड लगती है तो वहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आपको बताना है कि ब्रेस्ट कैंसर होने पर मोस्ट मेटास्टेसिस साइट कौन सी होती है? लंग्स, लीवर, बोन और ब्रेन। मेटास्टेसिस शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है कि मान लीजिए किसी क्लाइंट को ब्रेस्ट वाले एरिया में ट्यूमर हुआ, ये ट्यूमर या इसका कुछ हिस्सा यहाँ से निकल के बॉडी के किसी और पार्ट में चला जाए और वहाँ पर कैंसर कॉज कर दे, तो ये कंडीशन मेटास्टेसिस कहलाता है। आपको बताना है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा बॉडी के किस पार्ट में फैल सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोन। आइए इसके बारे में और जान लें। रिसेंट एग्जाम में साइट ऑफ मेटास्टेसिस के बारे में काफ़ी पूछा जा रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इसका जो मेन मेटास्टेसिस साइट है वो होगा बोन्स, लंग्स और लीवर। बोन, लंग्स और लीवर, इन जगहों पर ब्रेस्ट कैंसर फैल सकता है। अगर किसी को कॉलोन एरिया में कैंसर था तो ये लीवर, पेरिटोनियम और लंग्स तक ट्रांसमिट हो सकता है, मेटास्टाइज हो सकता है। किडनी का कैंसर लंग्स, लीवर, बोन्स तक फैल सकता है और लंग्स का कैंसर एड्रिनल ग्लैंड, लीवर और लंग्स तक मेटास्टेसिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन प्रीसीडेड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड। अगर कभी हमें वॉइड करने की, यूरिन पास करने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो, इच्छा हो, तो उस सिचुएशन में हम यूरिन पास करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे ना चाहते हुए भी यूरिन का लॉस होता है, वॉइड कर दिया जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। The right answer is option B. It is called urge incontinence. अर्ज शब्द का मतलब होता है इच्छा। आपको यूरिन पास करने की इच्छा हुई लेकिन आप तुरंत नहीं जा पा रहे थे और इसी दौरान इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन हो गया, तो ये कंडीशन अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी आप इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते, अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, लीकेज ऑफ यूरिन ड्यू टू वीक ब्लैडर मसल्स और ब्लॉकेज व्हेन द ब्लैडर बिकम ओवर डिस्टेंडेड इज नोन एज। जब आपका ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो जाए, भर जाए और उस समय आप चाहकर भी यूरिन के लीकेज को ना रोक पाएं, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस या फिर फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। याद रखिएगा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल हो चुका है। हमारे ब्लैडर की नॉर्मल कैपेसिटी होती है 500 ml और ये जो ब्लैडर है 500 ml से भर चुका है। और इस समय ब्लैडर फुल होने के बाद भी अगर आप यूरिन पास करने नहीं जाते हैं और यूरिन का लीकेज होता है तो ये कंडीशन ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, increase in number of stool and passage of liquid unformed feces is termed as। अगर किसी पर्सन को बार बार स्टूल पास करना पड़ रहा है और स्टूल के साथ बहुत ही ज़्यादा लिक्विड भी है और अनफॉर्म्ड फीसेस पास हो रही है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एनकोप्रेसिस या फिर इनकॉन्टिनेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज डायरिया। डायरिया में पर्सन नंबर ऑफ टाइम्स स्टूल पास करना बढ़ा देता है, साथ ही साथ उसका जो स्टूल होता है वो लिक्विड होता है और अनफॉर्म्ड फीसेस वहां पर देखी जाती हैं। सो इट इज कॉल्ड डायरिया। Question number 22, decrease in frequency of bowel movement, decrease in frequency of bowel movement associated with difficulty in passage of hard stool is called। अगर किसी क्लाइंट को बाउल मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो गया है इसका नंबर और जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पास हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एनकोप्रेसिस, इनकॉन्टिनेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होने पर फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाती है जबकि डायरिया में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन में पर्सन जो है हार्ड स्टूल पास करता है जबकि डायरिया कंडीशन के अंदर अनफॉर्म्ड फीसेस या लिक्विड स्टूल पास करता है। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर नॉर्सेट 2022 एग्जाम, aims at how much centimeter length you will fix endotracheal tube in adult। अगर एमरजेंसी एयरवे को मैनेज करने के लिए किसी अडल्ट में आप एंडोट्रेकियल ट्यूब या ईटी ट्यूब लगा रहे हैं तो इस सिचुएशन में कितनी लेंथ आप इंसर्ट करेंगे, किस लेंथ पर फिक्स करेंगे, यह आपको बताना है। The right answer is the right answer is 21 to 23 सेंटीमीटर्स। हम इसे 21 से 23 सेंटीमीटर्स पर फिक्स करेंगे। याद रखिएगा 21 to 23 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, लेमन असेसमेंट इज यूज्ड फॉर। लेमन असेसमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। द राइट आंसर इज द लेमन स्कोर और असेसमेंट मेथड इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। किसी क्लाइंट में आप एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाने जा रहे हैं, आपको ट्यूब लगाने से पहले ये देखना होगा कि क्या इस पेशेंट में आप ट्यूब लगा पाएंगे, क्या इस पर्सन का जो माउथ वाला हिस्सा है ये उस प्रकार से है कि आप इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर सकें। एंडोट्रेकियल ट्यूब लग सकती है या नहीं, इसे असेस करने के लिए हम लेमन स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मिनेमोनिक है, यानी एक टर्म है जिसका फुल फॉर्म लुक, इवेल्युएट द 3-2-2 रूल, मालापत्ती स्कोर, ऑब्स्ट्रक्शन, नेक मोबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इन सभी पॉइंट्स को असेस करने के बाद हम ये देखते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब
पर्सन के माउथ से इंसर्ट हो पाएगी या नहीं, वहाँ किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर लेमन स्कोर फेवरेबल नहीं आता तो हम इस क्लाइंट के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं करके ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, विच साइन इज सीन इन पैंक्रिएटाइटिस। आपको बताना है कि पैंक्रिएटाइटिस कंडीशन में कौन सा साइन देखने को मिलता है। पैंक्रिएटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज। ऑप्शन ए कुलिन साइन, ऑप्शन बी कर्निंग साइन, ऑप्शन सी मर्फी साइन, ऑप्शन डी स्वास साइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर कुलिन साइन प्रेजेंट रहेगा। याद रखिएगा, कुलिन साइन जो है पैंक्रिएटाइटिस कंडीशन को बताता है। आइए इसके बारे में और जान लें। कार्डिनल साइंस ऑफ पैंक्रिएटाइटिस। पैंक्रिएटाइटिस के कार्डिनल साइंस: इन एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस सीरम लाइपेज लेवल and serum amylase level increased due to cellular damage of pancreas। जब किसी भी क्लाइंट के पैंक्रियास के अंदर पैंक्रियास की सेल्स डैमेज होती हैं तो उस पर्सन की बॉडी में सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें पैंक्रियास को असेस करना है तो हम उस पेशेंट में सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज का लेवल चेक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुलिन साइन की। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस। जिन क्लाइंट्स के अंदर पैंक्रिएटाइटिस होता है उनकी जो अम्बिलिकस एरिया है, नाभि वाला एरिया है, इसके आसपास ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी नीला पड़ जाता है। अगर किसी पर्सन में नाभि वाले एरिया के आसपास नीले रंग की स्किन देखने को मिल रही है तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर कुलिन साइन पॉजिटिव है और इस पर्सन को पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम पैंक्रिएटाइटिस हो गई है। नेक्स्ट आता है टर्नर साइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द फ्लैंक पेन बोथ कुलिन एंड टर्गस इंडिकेटिव ऑफ पैंक्रिएटाइटिस। याद रखिएगा, टर्नर साइन के अंदर क्या होगा, क्लाइंट का जो ये फ्लैंक वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, यानी यहाँ पर नीले कलर की स्किन हो जाएगी। और टर्नर साइन और कुलिन साइन ये दोनों ही साइंस हमें पैंक्रिएटाइटिस के बारे में बताते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट भी कर लेते हैं। मान लीजिए ये पेशेंट का अम्बिलिकस वाला एरिया है। अगर इस अम्बिलिकस एरिया के पास ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है तो ये कंडीशन कुलिन साइन कहलाती है। और अगर इस क्लाइंट के फ्लैंक वाले हिस्से पर यानी साइड में कमर वाले हिस्से के पास नीले रंग की स्किन हो जाती है, नीला पड़ जाता है ये एरिया, तो ये टर्नर साइन कहलाता है। और दोनों ही साइंस हमें पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी पैंक्रिएटाइटिस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्फी साइन और कर्निंग साइन की। मर्फी साइन: पेन फील ऑन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन व्हेन इंस्पायरेशन और व्हेन पाल्पेट दिस एरिया इट इज सीन इन कोलेसिस्टाइटिस। देखिएगा, जब किसी पर्सन के अंदर गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है, गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो इस पर्सन को राइट अपर क्वाड्रेंट में इंस्पायरेशन के समय या पाल्पेशन के समय पेन होता है। अगर किसी पर्सन को सांस लेते समय, गैस इन करते समय अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन होता है तो ये कंडीशन
कोलेसिस्टाइटिस के होने को बताती है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम को बताती है। नेक्स्ट, कर्निंग साइन, इट इज पेनफुल मूवमेंट ऑफ लेग ऑन एब्डोमेन, इट इज सीन इन मेनिंजाइटिस। कर्निंग साइन जो है वो लेग को हिप एरिया को फ्लेक्स करके नी को एक्सटेंड करने पर पेन का फील होना कर्निंग साइन कहलाता है, और ये आपको मेनिंजाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, एलिवेटेड CA125 इज सीन इन। अगर किसी क्लाइंट में CA125 का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो इससे आप किस प्रकार के कैंसर होने की संभावना को समझते हैं? कैंसर ऑफ ब्लैडर, कैंसर ऑफ ओवरी, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ पैंक्रियास। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी क्लाइंट में ओवरी का कैंसर है तो उसमें CA125 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, कैंसर एंटीजन 125 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। CA125 फॉर ओवरी, HCG लेवल इंक्रीज्ड इन टेस्टिस कैंसर, PSA लेवल इंक्रीज्ड इन प्रोस्टेट कैंसर। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लेवल ऑफ कैंसर मार्कर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शन इज बाय। चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है, ये आपको बताना है। हैंड हाइजीन, PPF, wearing gloves, isolation of patient। The right answer is option A। याद रखिएगा, हैंड हाइजीन मेंटेन करके हम इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेबर टेस्ट एंड रिने टेस्ट क्रेनियल नर्व एग्जामिन्ड इज। वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट के द्वारा हम कौन सी क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करते हैं? 1, 2, 7, 8। The right answer is option D। वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट के द्वारा बेसिकली हम किसी भी पर्सन का हियरिंग का फंक्शन कैसा है इसे असेस करते हैं। पेशेंट सुन पा रहा है या नहीं, या कम सुन पा रहा है, इसका असेसमेंट वेबर और रिने टेस्ट का के द्वारा किया जाता है। हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व है उसे आप ओकोस्टिक नर्व के नाम से जानते हैं, और इस टेस्ट में इसी का असेसमेंट किया जाता है। क्रेनियल नर्व नंबर 1 को आप ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से जानते हैं, और ये स्मेलिंग के फंक्शन को के रूप में काम करती है। क्रेनियल नर्व नंबर 2 जो है वो ऑप्टिक नर्व के नाम से जानी जाती है, और इसका इस्तेमाल हम विजन के असेसमेंट में करते हैं। मोस्टली हम जब आइज़ के टेस्ट के लिए जाते हैं वहाँ पर हमें सेनेल चार्ट पढ़ाकर हमारी विजुअल एक्यूटी को मेजर किया जाता है, उस समय क्रेनियल नर्व नंबर 2 का असेसमेंट होता है। क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो है वो फेशियल नर्व के रूप में जानी जाती है, और इसके एग्जामिनेशन के लिए हम पेशेंट से स्माइल करने, टीथ शो करने, आईब्रोज को अप डाउन करने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, टू कंटिन्यू ब्लीडिंग इन अ चाइल्ड विथ हीमोफीलिया ए द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू गिव। हीमोफीलिया ए के पेशेंट में लगातार हो रही ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या देंगे, क्या करेंगे? एल्ब्यूमिन देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, फैक्टर नंबर 8 कॉन्सेंट्रेट देंगे, या फिर
फैक्टर नंबर 7, 9, 10 कॉम्प्लेक्स देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर हम फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट देंगे। याद रखिएगा, हीमोफीलिया जो है एक रॉयल डिजीज है और इस प्रकार के डिजीज से सफरिंग पर्सन में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती है। अगर इन्हें थोड़ी भी चोट लग जाए तो वहाँ से सीवियर ब्लड लॉस देखा जाता है। हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। इस फैक्टर की कमी है तो हम यदि ये फैक्टर दे देंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। डिलीवरी कंडक्ट करवाते समय अगर हम आर्टिफिशियली फीटल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? एमनियोप्लास्टी, एमनियोटॉमी, वेजाइनली इंड्यूस्ड या फिर एमनियोसेंटेसिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आर्टिफिशियली फीटल मेम्ब्रेन्स का रप्चर करना एमनियोटॉमी के नाम से जाना जाता है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मदर के यूट्रस से, वुम से एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करके निकालते हैं और फिर इसके एग्जामिनेशन से हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। Amniotomy means intentionally rupture of amniotic sac with a sterile amnio hook or Alice forceps to stimulate augmented labor process। याद रखिएगा, एमनियोटॉमी को कंडक्ट करवाने के लिए हम एमनियो हुक या एलिस फॉरसेप का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एमनियो हुक या फिर एलिस फॉरसेप। क्वेश्चन नंबर 34, बिग एंड बॉगर यूट्रस, ब्लीडिंग एंड रैपिड पल्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आर द साइन ऑफ। अगर लेबर की थर्ड स्टेज यानी जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है उस समय जो यूट्रस फील करने पर बहुत ही ज़्यादा बिग और बॉगर यानी लसलसा, दलदला, सॉफ्ट फील हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये सिचुएशन आपको किस बारे में बताती है ये आपको बताना है। इट इज ड्यू टू एडहेरेंट प्लेसेंटा, इट इज ड्यू टू रप्चर ऑफ यूट्रस, इट इज ड्यू टू पोस्टपार्टम हेमरेज और इट इज ड्यू टू रिटेन्ड प्लेसेंटा। बच्चे के डिलीवर होने के बाद यूट्रस बहुत ही बड़ा और सॉफ्ट है और वुमेन में रैपिड पल्स चल रही है, तो ये किस चीज के होने को बताते हैं? The right answer is option D. It shows retained placenta. प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा अभी भी यूट्रस से बाहर नहीं आ पाया है, इसका कुछ हिस्सा यूट्रस में कहीं रुका हुआ है और इसी कारण से जो यूट्रस है वो साइज में काफ़ी बड़ा और सॉफ्ट है और इस वजह से वुमेन में ब्लीडिंग होने की काफ़ी संभावना भी रहती है। Retained placenta can be a cause of bleeding. Question number 35. In following which is a thought disorder? आपको इन चारों ऑप्शंस में से उसे सेलेक्ट करना है जो कि थॉट डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हो। मैनरिज्म, कंपल्शन, ऑटोमेटिज्म या फिर डेल्यूशन। The right answer is option D. डेल्यूजन जो है वो एक थॉट डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। आइए इसके बारे में और जान लें।
Delusion is a kind of thought disorder which is characterized by unshakable false belief spite of obvious proof that false irrational. डेल्यूशनल डिजीज से सफरिंग पर्सन एक बार किसी चीज को मान ले तो वो कितना भी गलत हो, आप कितने भी प्रूफ उसे दिखाएं, वो उसे नहीं सुधारता, उसे गलत नहीं मानता, वो उसके लिए सही ही रहने वाला है। ऐसी कंडीशन डेल्यूशन कहलाती है। इट इज अनशेकेबल फिक्स फॉल्स बिलीफ, अनशेकेबल फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। एक्सेप्ट डेल्यूशन अदर्स लाइक ऑटोमेटिज्म, जिसे आप टिक्स कहते हैं, कंपल्शन एंड मैनरिज्म ऑल आर द साइकोमोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑटोमेटिज्म, मैनरिज्म और कंपल्शन ये सभी साइकोमोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।